हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय हिंदी के पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। हमारे द्वारा पार्ट 1 और 2 पहले ही यूट्यूब में डाल दिए गए हैं। अगला पार्ट हमारा 3 है। इन 3 में हमारा क्रम से प्रश्न उत्तरों को हल कराया जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अगला प्रश्न है 133। अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिखा हूँ। तो इसमें अशुद्धियाँ हैं जो हमको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना। अब अशुद्धियाँ क्या है कि इसमें हमको विराम, पूर्ण विराम और ये हमको लगाना है। तो देखिए आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पर अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ आप देखिए आप कौन सा चिन्ह लगा है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ रखी है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं, यहाँ भी पूर्ण विराम। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ, यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह इस प्रकार से इसका हम चिन्ह लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न 134। राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन, सही निर्णय व समझदारी से होती है। उसने उन्हें सारी बातें समझाई। किसानों ने कहा, भैया अगले साल हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। अब इसमें भी हमको वही करना है जो हमने आगे के प्रश्न में किया था। तो उत्तर देखेंगे आप, राजेंद्र ने जवाब दिया। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कौन सा लगा है चिन्ह, तो आप उसमें विशेष ध्यान देंगे। अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत से होती है। लगन, सही निर्णय, समझदारी से होती है। यहाँ से यहाँ तक आप जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ से वहाँ तक देखिए आप कौन कौन सा चिन्ह कैसे लगा है। उसने उन्हें सारी बातें समझाई, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। किसानों ने कहा, यहाँ देखिए आप, भैया अगले साल हम भी तुम्हारी खेती करेंगे, यहाँ पर भी चिन्ह ऐसा लगा, वैसे ही आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है 135। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। अब शब्द हमारे पास में देखिए आप, नया जीवन, खुशबूदार फूल, जलती दोपहरी, सेना, भूगोल, प्रकृति, मित्र, गणेश, पेड़, दुर्लभ, गौरव, प्लेटफार्म, परिपूर्ण, सात्विक, समर्पण, व्यायाम, तपस्या और परमात्मा। इनमें क्या करना है हमको, इनमें विशेषण चुन करके लिखना है। इतने शब्दों में से सिर्फ हमको क्या करना है, विशेषण चुनना है। तो देखेंगे अब विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ तो देखिए आप, विशेष शब्द में और भी शब्द हैं इसमें, गदगद होना, बाल बांका न होना, मुंह चुराना। तो इनमें विशेषण शब्द है नया, खुशबूदार और जलती। ये हम 3 छांट करके उत्तर में लिख देंगे। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 136। निम्नलिखित महापुरुषों आबलिक लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। पहला है हाँ मैं हाँ मिलाना। दूसरा है सिर मुड़ाते ओले पढ़ना। और तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका उत्तर देखेंगे आप, नंबर 1 चापलूसी करना। हाँ में हाँ मिलाना मतलब चापलूसी करना। दूसरा है मुसीबतें आना, यानी सिर मुड़ाते ओले पढ़ना मतलब मुसीबत आना।
इसका मोहारे हो जाएगा। फिर काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़, यानी जिसको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 137, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द लिखना है, पुष्प, पेड़ और आग, इन तीनों के हमको पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो देखिए आप उत्तर में पुष्प, सुमन और कुसुम, पुष्प को हम क्या बोलते हैं, सुमन और कुसुम, और भी इनके शब्द है लेकिन हमने सुमन और कुसुम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए पेड़, तो पेड़ को वृक्ष और तरुवर और भी बहुत से शब्द उनको बोलते हैं। तो दो पर्यायवाची यहाँ हमने शब्द देखे हैं। इस प्रकार से आप भी अच्छे से ध्यान से समझ लें। आगे है आग, आग को अग्नि और अनल भी कहते हैं। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगला देखिए आप प्रश्न 138 प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे। क्योंकि देखिए आप कहाँ के रहने वाले थे, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब हमको प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर लिखना है। यहाँ देखेंगे उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव के रहने वाले थे। यहाँ हमने उत्तर दिया चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव के रहने वाले थे। यहाँ अपना पूर्ण वाला जो चिन्ह है वो लगा दिए, पूर्ण वाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमने इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर दे दिया है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 139, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है। ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका उत्तर हमको बताना है। तो कवि ने, उत्तर में लिखेंगे कवि ने सत्य को तप के बराबर बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक शब्द लिखिए। हिंदी मानक शब्द लिखना है हमको, तो क्या है, अमोल, आलस, जोवन, ये शब्द है हिंदी मानक शब्द। ये अभी कैसे शब्द हैं, हिंदी मानक शब्द नहीं, इनको हमको शुद्ध करके हिंदी मानक शब्द में लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे अमोल, अनमोल, आलस इस प्रकार से लिख देंगे, जोवन, यौवन। तो इस प्रकार से ये हिंदी मानक शब्द हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इन शब्दों के अर्थ हमको लिखना है। तो पहला है सतर्क, विपदा, धैर्य। तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर में सतर्क, होशियार, सावधान, विपदा, विपत्ति, दुख। तो देख लिया यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सतर्क का मतलब होता है होशियार और सावधान भी हम बोलते हैं, और विपदा, विपत्ति, दुख, आपदा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए धैर्य, साहस, धैर्य का मतलब होता है साहस। अगला क्वेश्चन देखिए आप प्रश्न 142, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए आप बालिका, उदाहरण दिया हुआ है, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिकाओं ने कई पुस्तक खरीदी। ये वचन के अनुसार ऐसा लिख देंगे। तो आप देखेंगे क्या है, कैसा है, बालक ने एक खिलौना खरीदा। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकों ने एक खिलौना खरीदा, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तो बालकों ने क्या खरीदे, कई खिलौने खरीदे। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में किस प्रकार से हो जाएंगे, कई, अनेक। अब एक का अनेक हो जाएगा तो कई हो जाएंगे, वहाँ हम अनेकों भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। फिर अगला है, रमेश ने एक पेन खरीदा। तो यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा, रमेश ने कई पेन खरीदे। इस प्रकार के इसके उत्तर हो जाएंगे। यहाँ भी उत्तर में हम देख लेंगे, कई खिलौने खरीदे, दूसरा में कई चित्र बरामद किए, तीसरा है कई पेन खरीदे। इस प्रकार से इसका उत्तर
हो जाएगा। अगला देखिए आप 143 प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द हमारे पास में है, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, इनका अर्थ भी बताना है। गदगद होना, बाल वांका न होना, दुर्लभ, गौरव, 9-2-11 होना, चकरा जाना, बाल वांका न होना, सुरलोक सधारना, परिपूर्ण, सात्विक, छुमंतर होना, आँखों का तारा होना, मुंह चुराना, प्लेटफार्म, पीठ ठोकना, समर्पण, दांत खट्टे होना। इन शब्दों को हमको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखते हैं हम वाक्यों में प्रयोग। उत्तर में लिखेंगे मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग। गदगद होना, प्रसन्न होना, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे हो जाएगा, देखिए आप प्रयोग देखिए। अनिल को अपने घर पर आया देखकर सुनील गदगद हो गया। इस प्रकार वाक्यों में इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला है बाल वांका ना होना, नुकसान ना पहुंचना। तो इसका प्रयोग कैसे लिखेंगे, तुम मेरे चिमटे का बाल भी वांका नहीं कर सकते। ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। अगला है मुंह चुराना, इसका आंसर है नज़र से बचना। वाक्यों में प्रयोग देखेंगे तो सुनीता ने रामू के बुरे कार्य करने पर मुंह चुरा लिया। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला और है इसी में पीठ ठोकना, शाबाशी देना। प्रयोग कैसे हो जाएगा, लंका विजय पर श्री राम ने हनुमान की पीठ ठोकी। ये वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। चकरा जाना, भ्रमित होना। वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो गणित के कठिन सवालों को देखकर मेरी तो बुद्धि चकरा गई। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। 9-2-11 होना, फरार हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। अगला है सुरलोक सधारना, मृत्यु होना। सुरलोक सधारना का मतलब होता है मृत्यु होना। तो अब प्रयोग देखेंगे कैसा हो जाएगा, रानी अवंतीबाई सुरलोक सधार गई। ऐसा वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला है छूमंतर होना, गायब होना। प्रयोग कैसा हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर छूमंतर हो गया। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, भारतीय सैनिक ने आतंकवादी के दांत खट्टे कर दिए। ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। अगला है आँखों का तारा होना। इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय। प्रयोग होगा, मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अब इसके बाद परिपूर्ण, मोहन का घर सुविधाओं से परिपूर्ण है। सात्विक का देखिए आप, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। समर्पण का देखिए, भारतीय सैनिकों में समर्पण की भावना प्रबल होती है। दुर्लभ का देखिए आप, इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र हैं। दुर्लभ का मतलब होता है बिरले, बहुत कम, है ना। समर्पण का मतलब होता है कि भाई हमने आत्मसमर्पण कर दिए। तो इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो दुर्लभ, इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र हैं। गौरव, गौरव का मतलब होता है स्वाभिमान। तो गौरव, हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। प्लेटफार्म, प्लेटफार्म रेलगाड़ी का प्लेटफार्म होता है। तो राम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर खड़ा है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला है प्रश्न 144। तो निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तरीका, मिजाज, सलामत। तो इनका हमको क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे तरीका का ढंग हो गया, मिजाज का स्वभाव हो गया और सलामत का कुशल हो गया। इस प्रकार से हम समानार्थी शब्द को लिख देंगे। अगला है 145। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द किसका लिखना है, दुर्लभ, सुरुचि और जय। तो इनका विलोम शब्द देखिए आप, और भी शब्द हैं विलोम शब्द लिखने के लिए। तो सत्य, प्रकाश, आशा, उजाला, पुराना, अच्छा, इनके सबके विलोम शब्द लिखना है। तो दुर्लभ का देखिए आप, दुर्लभ का सुलभ, जय का पराजय, प्रकाश का अंधेरा, उजाला का अंधकार, अच्छा का बुरा।
आगे देखें, सुरुचि की कुरुचि, सत्य का असत्य, आशा का निराशा और पुराना का नया। इस प्रकार से कौन से शब्द हो गए? पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए। अब अगला देखेंगे आप, प्रश्न 46, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अब इनको हमको शुद्ध करके लिखना है। तो कौन कौन से शब्दों को शुद्ध करना है देखिए। व्यायाम अशुद्ध शब्द है, तपस्या अशुद्ध है, परमात्मा ये भी अशुद्ध है, प्रयास, करज और प्रसून, इनको शुद्ध करके हमको लिखना है। तो व्यायाम को कैसे लिखेंगे? व्यायाम। तपस्या को तपस्या ऐसे लिखेंगे, परमात्मा को ऐसे परमात्मा लिखेंगे, प्रयास को प्रयास ऐसे लिखेंगे, और करज को कर्ज ऐसे लिखेंगे, और प्रसन्न को प्रसन्न इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 147 देखिए, निम्नलिखित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य बनाइए। हमको शब्द दिया हुआ उसके लिंग बदलना है हमको। तो राजा हाथी पर बैठा है, और यहाँ पर रेखांकित शब्द है शेरनी ने शिकार किया, है ना। इनका लिंग बदलना हमको। बालक विद्यालय जाता है। अब उत्तर देखिए, रानी हाथी पर बैठी है। यहाँ राजा की जगह में लिंग बदलना है, राजा की जगह में रानी हाथी पर बैठी है, यहाँ लिंग बदल गया। शेर से शिकार किया, शेरनी ने शिकार किया और शेर से शिकार किया, ऐसे इसका वाक्य बन जाएगा। बालिका विद्यालय जाती है, यहाँ बालक विद्यालय जाता है तो लिंग बदलना था, तो बालिका विद्यालय जाती है। इस प्रकार से ये लिंग बदल गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों में वाक्य बनाइए। गाना, उठना, हंसना। तो यहाँ आप देखिए उत्तर में, सुरेश ने आज स्कूल में एक राष्ट्रीय गाना गाया। क्या बनाना था हमको? शब्दों से वाक्य बनाना था, बना दिए। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा, हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ उठना शब्द का प्रयोग करना है, यहाँ गाना का हमने प्रयोग किए थे, यहाँ हंसना शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए आप कैसे करते हैं। निर्धन पर कभी हंसना नहीं चाहिए, ये हंसना शब्द का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए 149, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। रोजा, सफ़र, तकदीर। और आगे देखिए, अब रोजा का हमको क्या करना है? हमको लिखना है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द देखिए आप, यहाँ रोजा का उपवास होता है, सफ़र का यात्रा होता है, और तकदीर का भाग होता है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 150 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरा छांटकर लिखिए। अब देखिए आप, सोम अपनी माँ की आंखों का तारा है, इसमें मुहावरा छांटना हमको। फिर वह रजनी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर फूली न समाई, इसका भी मुहावरा हमको छांटना है। सा है, चोर पुलिस वालों को देखते ही 9-2-11 हो गया। इनको क्या करना है? हमको तीनों का मुहावरा छांटना है। तो उत्तर में देखिए आप, पहला वाला क्या था? सोम अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? आंखों का तारा। इसी प्रकार बाद देखिए, रजनी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर फूली ना समाई, तो इसका जो मुहावरा निकल कर आएगा वो है फूले ना समाना। फिर अगला है, चोर पुलिस वालों को देखते ही 9-2-11 हो गया, तो इसका जो मुहावरा निकल कर आ रहा है वो है 9-2-11 होना। इस प्रकार से मुहावरा निकल जाएगा। अगला देखिए आप, प्रश्न 151, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक एक हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द दिए हुए हैं। शब्द है नदी, पर्वत, देवता, मित्र, गणेश, पेड़। तो इन सब के हमको एक एक पर्यायवाची शब्द को लिखना है। तो उत्तर में देखेंगे बच्चों कि नदी का एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरिता, देवता का देव हो जाएगा, गणेश का लंबोदर हो जाएगा, पर्वत का गिरी हो जाएगा, मित्र का साथी और पेड़ का वृक्ष। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द तैयार हो जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 152, निम्नलिखित शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हमको इनमें प्र उपसर्ग को जोड़ करके शब्द
बनाना है तो शब्द कौन कौन सा है, जैसे बल है, शासन है, गति है, तो यहाँ हमको क्या करना है, इनके आगे हमको उपसर्ग जोड़ना, मतलब शब्द के आगे जोड़ेंगे, है ना। तो उपसर्ग कैसे हो जाएंगे, देखिए आप, बल है तो यहाँ प्र जोड़ देंगे तो प्रबल हो जाएगा, यहाँ शासन है तो यहाँ प्र जोड़ देंगे क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, तो यहाँ प्र जोड़ देंगे तो प्रशासन हो जाएगा, और यहाँ गति है, यहाँ हम प्र जोड़ देंगे तो प्रगति हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्र उपसर्ग को शब्दों में जोड़ दिया तो शब्द का रूप बदल गया। अगला देखेंगे प्रश्न 153, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। शब्द दिए हुए हैं और उसमें से हमको विशेषण शब्द को अलग करना है। तो देखिए आप, शब्द कौन सा है, नया जीवन, खुशबूदार फूल, जलती दोपहरी, इनमें हमको क्या करना है, विशेषण चुन करके अलग लिखना है। तो देखिए आप, विशेषण क्या है, विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। तो यहाँ क्या है, नया, क्योंकि जीवन तो है लेकिन नया जीवन, तो नया शब्द है, एक जीवन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ नया हो गया। यहाँ खुशबूदार फूल, अरे फूल तो है पर कौन सा है, खुशबूदार, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, खुशबूदार क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। दोपहरी, दोपहरी में धूप तपती है तो जलती दोपहरी है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा शब्द है, जलती शब्द क्या है, ये विशेषण शब्द है। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब हमको क्या करना है, इक प्रत्यय को जोड़ना है। तो शब्द कौन से हैं, सेना, भूगोल, प्रकृति। तो यहाँ सेना, इक प्रत्यय जोड़ना है हमको, तो सैनिक हो जाएंगे, सेना के क्या हो जाएंगे, सैनिक, और भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा, और प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय हमने इसमें जोड़ दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 155, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। शब्द दिए हुए हैं, हिंदी मानक शब्द हमको लिखना है। माटी, पाथर, अमोल, तो इनका हमको क्या करना है, हिंदी मानक, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध शब्द है, इनका हिंदी मानक शब्द में हमको परिवर्तित करना है। तो उत्तर में हो जाएगा माटी का मिट्टी, पाथर का पत्थर, और अमोल का अनमोल। इस प्रकार से शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 156, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। तो 4 पंक्ति आपको लिखना है, तो आपको जो याद होगी या नहीं है तो आप कर लेंगे, फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ हम उस कविता को पढ़ दे रहे हैं। उत्तर में, सूरज हमें रोशनी देना, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इस प्रकार की कविता है। अब देखिए आप, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, और इसमें जो उत्तर निर्माण बने हुए हैं उन उत्तरों को लिखना है। तो क्या है गद्यांश, देखिए प्रश्न 157, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भी भार रूप होते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये गद्यांश था, हमने इसको पढ़ा। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए कि पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब जो गद्यांश हमने पढ़ा इसमें से शीर्षक लिखना है कि किस विषय में ये दिया गया है। दूसरा है भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों पर क्यों है। अब इसी में छांटना हमको पढ़ करके। फिर तीसरा है विद्यार्थियों को अपने जीवन पर निर्माण कैसे करना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न, इसी से निकालना हमको उसका उत्तर। अगला है कौन सी विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप होते हैं। ये चारों हमने प्रश्न पढ़े और चारों का उत्तर जो है हमको इस गद्यांश में से देना है। तो कैसे देंगे बच्चों, देखिए आप उत्तर,
भारत की उन्नति और उत्थान क्या हो जाएगा, ये शीर्षक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है भारत का पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें हमको कौन से शब्द बार बार आए हैं उनको छांटना है, जैसे उन्नति है ना, भारत, ये शब्द जो है बार बार आए हैं, इनमें से हमको छांटना होता है। तो क्या है, भारत की उन्नति और उत्थान, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। अगला देखिए आप, आज के विद्यार्थी ही कल भारत के नागरिक होंगे, ये सेकंड का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा, बड़ी सतर्कता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ये तीसरा का उत्तर हो जाएगा। और चौथा का, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं होते, ये इस प्रकार से इनका उत्तर। कौन कौन से विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप होते हैं, तो कौन से वाले होते हैं, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं होते। इस प्रकार से हम उस गद्यांश में से उत्तर को छांट लेंगे। अगला है प्रश्न 58, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के इसी काल के भावी जीवन की नींव पड़ती है। इस काल में जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त करते हैं, वे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि वे जो कुछ पढ़े या सीखे उसका अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। तो इनमें क्या करना है हमको, ये गद्यांश है, इसमें हमको सबसे पहले तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इनको हमने पढ़ा, जैसे कि हमने अभी इसके पूर्व के गद्यांश को पढ़ा था, तो शीर्षक कैसे ढूंढते हैं वो भी हमने बताया था, इसमें भी आप देख लेंगे। अगला है, अभ्यास का क्या महत्व है। ये दो वाक्यों, दो प्रश्न इसका निर्मित हुए हैं, इनमें दोनों में हमको उत्तर देना है। तो जैसा कि हमने पढ़े थे गद्यांश में, क्या पढ़े थे कि बार बार विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है और विद्यार्थी से जीवन से संबंधित उसमें वाक्य में कही गई है। तो यहाँ पर हमारा शीर्षक हो जाएगा विद्यार्थी जीवन। अगला है, अभ्यास का क्या महत्व है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण विद्या प्राप्त करके अपना भविष्य बनाते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई समाज और देश दोनों का नाम रोशन करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर इसमें से छांटकर हम लिख लेंगे। अगला गद्यांश है 159, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार है। इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। वृक्षों से हमें इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्राप्त होता है। वृक्ष मनुष्य तथा पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं। अन्न, फल, फूल, जड़ी बूटियां, सब्जियां, मसाले, दालें आदि हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है और वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव तथा भू क्षरण को रोकते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। ये हमारा गद्यांश है। इसमें से हमको प्रश्न बने हुए, इनका हमको उत्तर लिखना है इसी में छांट करके। तो पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इनमें जैसे कि हम हर गद्यांश में बताते जा रहे हैं वैसे ही इसमें छांट कर लिखना है। तो यहाँ बार बार हम आगे देख रहे हैं। दूसरा है, वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये दो प्रश्न इसमें से बने हुए हैं, दोनों प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। तो जैसा कि हम देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। देखिए आप, वृक्ष के विषय में पूरा गद्यांश लिखा हुआ है। तो वृक्ष का महत्व, यहाँ वृक्षों का पूरा इसमें बार बार शब्द रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे हम वृक्षों का महत्व। अगला है, वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो वृक्ष से बहुत कुछ लाभ मिलते हैं, इसमें दिया भी गया है, उसी में छांट करके हमको लिखना है। तो कैसे लिख देंगे बच्चों, देखिए, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है,
वनों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। वृक्षों से अनेक जड़ी बूटियां, मसाले और फल फूल पाए जाते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 160। यह गद्यांश जो है इसमें भी वैसा ही करना जैसे हम अभी उपरोक्त 2-3 गद्यांश में करते चले आए हैं। तो देखिए आप, समाचार पत्र आज के मानव जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। यह ज्ञान बुद्धि का साधन है। इससे नई नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों में केवल अपने देश की ही खबरें नहीं छपती वरन दूसरे देशों की खबरें भी छापी जाती है। इस प्रकार एक देश का निवासी दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त कर के एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि समाचार पत्र समाज का दर्पण है। इनमें खेल, समाचार, फिल्म, संसार, कहानियाँ तथा अन्य मनोरंजक बातें छपी होती है। ये हमारे पास गद्यांश हमने पढ़ा। इसमें अब क्या करना है हमको, तो यहाँ देखिए प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या है वो लिखना है। फिर सेकंड है समाचार पत्रों के लाभ बताइए। तो हमने ये गद्यांश में क्या पढ़ा बार बार, समाचार पत्र में ये होता है, समाचार पत्र में वो होता है। तो क्या क्या इसका गद्यांश कैसे बन जाएगा, समाचार पत्र की उपयोगिता। उत्तर में क्या लिख देंगे पहले वाले पॉइंट का कि समाचार पत्र की उपयोगिता, कि आज हमारे जीवन में समाचार पत्र की कितनी उपयोगिता है, वो इसका शीर्षक हो जाएगा। आगे देखिए समाचार पत्रों के लाभ। तो समाचार पत्रों के लाभ देखिए उत्तर में, समाचार पत्र से प्रतिदिन देश की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्र से नए व्यापार और नए उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्र से बाजार के वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली घट बढ़ की जानकारी मिलती है। खेल जगत, फिल्मी समाचार, नए नए आविष्कार की जानकारी मिलती है। ये हमारा एक गद्यांश में से हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अगला देखिए आप 161। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें दिए गए व्याख्यान की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी। अब इनमें क्या करना है हमको, ये गद्यांश है, इनमें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप जितने भी गद्यांश पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। फिर उसके बाद में सेकंड है, स्वामी विवेकानंद के माता पिता एवं गुरु के क्या नाम थे। तो बच्चों आप देखिए इसमें गद्यांश का हो जाएगा, गद्यांश का जो प्रश्न है इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, देखिए आप, स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन है ना, स्वामी विवेकानंद का जीवन, ये क्या हो जाएगा, उचित शीर्षक हो जाएगा। फिर इनमें क्या पूछा गया, माता पिता के नाम पूछा गया स्वामी विवेकानंद, तो लिख देंगे हम स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। इस प्रकार से हमारा यह गद्यांश का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी गद्यांश ही है। 162, प्रत्येक राष्ट्र का एक अपना झंडा होता है। हमारे राष्ट्र का झंडा तिरंगा है, आपने सभी ने देखा है। इसे हम राष्ट्रीय ध्वज भी कहते हैं। 3 रंगों वाले इस राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य, अहिंसा और शुद्धता का प्रतीक है और हरा रंग हरी भरी धरती तथा खुशहाली का प्रतीक है। बीच की सफ़ेद पट्टी के लिए मध्य में अशोक चक्र है, इसका रंग नीला है। इस चक्र का में 24 तीलियां हैं। यह चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। ये हमारे तिरंगा की विषय में पूरी जानकारी। अब इसमें पहला है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक
लिखिए। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी गद्यांश में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो देखिए, उचित शीर्षक क्यों जाएगा, हमने बार बार देखा है, तिरंगा, झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय झंडा। और दूसरे वाले को देखिए आप, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग के केसरिया रंग वीरता, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ये तीनों रंगों की विशेषता हो गई। अब अगला देखिए आप 163, यदि कोई मनुष्य एक शब्द में पूछे कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास की कमी ही हमारे बहुत सी हारों और पराजयों का कारण बनती है। वे सबसे कमज़ोर है जिन्हें अपने आप पर तथा अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं क्या हूँ, वह शीघ्र ही यह जान लेगा कि मुझे क्या होना चाहिए। अब इसमें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, बहुत सी पराजयों का कारण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए आप कैसे लिखेंगे, मानव का आत्मविश्वास। इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो हो जाएगा मानव का आत्मविश्वास। तीसरा है, मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर अपने आप में काम के प्रति आत्मविश्वास की शक्ति नहीं होती तो उसे पराजय देखनी पड़ेगी। ये इस प्रकार से उत्तर उसका हो जाता है। अगला है 164, तो देखिए गद्यांश का 164, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। इसी महत्व को पहचानते हुए प्राचीन काल में विद्यार्थी को अपने घर से दूर गुरु के आश्रमों में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था तथा गुरु के कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें, जो संस्कार, जो गुण अथवा अवगुण विकसित हो जाते हैं, वे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन की नींव डाली जाती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए विद्यार्थी वर्ग का अनुशासित होना परम आवश्यक है। ये गद्यांश है। इसमें हमको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सेकंड है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। इस प्रकार से हम देखिए आप, तो उत्तर में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। अगला है सेकंड, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन होने से उनके जीवन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अनुशासित विद्यार्थी ही जीवन में सफल होकर स्वयं विकसित होता है, जिससे समाज व देश का विकास करता है। अनुशासन में रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 165, ये भी गद्यांश ही है। तो शरीर को स्वस्थ रखने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त खेल मनोरंजन के भी अच्छे साधन हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में खेलों का विशेष स्थान है। खेल कई प्रकार के होते हैं। फुटबॉल का खेल बहुत लोकप्रिय है। इसे सुगमतापूर्वक खेला जा सकता है। सभी आयु वर्ग के लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल टीम भावना से खेला जाने वाला खेल है। इसमें 2 टीमें होती है, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये हमारा गद्यांश हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और सेकंड क्या है, फुटबॉल खेल की 3 विशेषता लिखिए। तो देखिए आप, इसमें शीर्षक क्या हो जाएगा, खेलों का महत्व। तो ये शीर्षक हो जाएगा खेलों का महत्व। दूसरा है, फुटबॉल खेलने से शरीर से स्फूर्ति आती है और शरीर स्वस्थ रहता है। फुटबॉल खेलने से मनुष्य में टीम भावना जागृत होती है। फुटबॉल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 166 देखिए, विद्यालय में हमें प्रधान अध्यापक द्वारा प्रतिदिन नई कहानियाँ एवं गीत सुनाए जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी और आनंद मिलता है। सायंकाल छुट्टी के समय खेल कूद प्रतियोगिता कराई जाती है।
घर जाने के पूर्व हमें यह सीख दी जाती है कि अपने बच्चों को व्यवस्थित रूप से रखना, कपड़े बदल लेना, मुंह धोना, माता पिता द्वारा दिए गए कार्य को करना। ये गद्यांश है। अब इसमें हमको लिखना है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक लिखिए और घर जाने के पूर्व बच्चों को क्या सीख दी जाती है। तो देखिए आप उत्तर में पहला नैतिक शिक्षा का अध्ययन, इसका जो शीर्षक हो जाएगा नैतिक शिक्षा का अध्ययन। दूसरा है स्कूल से घर जाने के बाद सबसे पहले अपने बस्ते को निर्धारित स्थान पर रखें और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बदलकर मुंह हाथ धोना चाहिए। गृह कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका गद्यांश में उत्तर छांटकर लिख लेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 167। अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग किया। तो देखिए आप उत्तर है इसका सन 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने राव राजाओं से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित किया, पर इसकी भनक अंग्रेज़ों को मिल गई। उन्होंने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मरवा दिया। फलस्वरूप रामगढ़ के शासन की बागडोर अवंतीबाई ने अपने हाथ में लेकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। अंत में अंग्रेज़ों की गोली का निशाना बनने पर स्वयं के सीने में कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस प्रकार हमारा यह पार्ट 3 समाप्त हुआ। आप हमारे वीडियो में इतने समय से बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को इसी प्रकार लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे के वीडियो को देखते रहें एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।